हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल। लेट्स स्टार्ट। सीधा मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा उत्तराखंड पीसीएस का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कि क्या क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है। देखिए, एक मेजर पोर्शन आता है एग्जाम में जीएस से, यानी कि जनरल साइंस से, या फिर जनरल नॉलेज हम कह सकते हैं, जो चीज़ हमको पता होनी ही चाहिए। तो इसको हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो ये सारी जो चीज़ है, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, और वो भी उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में। मैं आपको बता दूं, ये आने वाला 29 जून जो है, इस दिन आपका उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अगर आप लोग को नहीं मालूम कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, तब भी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस ऑफ हिस्ट्री की, कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स भी देखेंगे, लेकिन हमारा जो पहला कंसर्न है वो हिस्ट्री को लेके है। आमतौर पर जो इंडियन हिस्ट्री है और उत्तराखंड की हिस्ट्री दोनों सेम होती है, लेकिन उत्तराखंड में भी बहुत अंदर डीप जाके हिस्ट्री के क्वेश्चंस बना देते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वाले। तो इसीलिए हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल क्वेश्चन पेपर ऑफ उत्तराखंड पीसीएस इज मेड फ्रॉम दिस सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, सिलेबस ऑफ पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड, सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है हिस्ट्री के सिलेबस की। उत्तराखंड में जो पीसीएस में पूछा जाएगा, हिस्ट्री इन टॉपिक्स में से पूछी जाएगी। आई होप कि अभी तक आप सब लोगों ने देख ली होगी कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में कि इस समय क्या क्या डेवलप हो गया था उत्तराखंड के अंदर। लोग घास फूस, जंगली जानवर छोड़ के क्या वो बसने लग गए थे, ह्यूमन सेटलमेंट्स होने लग गया था, क्या वो जो है खेती यानी कि एग्रीकल्चर करने लगे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको हिस्ट्री से जानने के लिए मिलती है। क्या उन लोगों ने हंटर और गैदरर बनना छोड़ दिया था, यानी कि शिकार पे निर्भर रहना छोड़ दिया था? क्या वो अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर पाते थे? क्या उनके पास इतनी अच्छी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आ गई थी कि वो जो है बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में खेती कर सकें, ताकि उनको अब दूसरों के शिकार पर निर्भर ना रहना पड़े? तो यही चीज़ है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, हम ये जानेंगे इसमें कि एंशियंट ट्राइब्स हैं जो हैं उत्तराखंड की, वो कौन कौन सी हैं। अभी आपको पता होगा कि थारू, बोक्सा और लाभ जितनी भी जनजाति हैं, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर हम बहुत सारे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में, जैसे कुलिंद राजवंश, जिसे हम डिनेस्टी भी बोलते हैं, कुलिंद डायनेस्टी। फिर हम देखेंगे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, फिर कत्यूरी डायनेस्टी, फिर परमार या पवार वंश, जिसे हम बोलते हैं डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल, यानी कि पमार लोग रहा करते थे, पवार लोग रहा करते थे गढ़वाल में। फिर हम देखेंगे चंद्र डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं। ठीक है, गोरखाज इन्वेजन एंड रूल भी हम देखेंगे, गोरखाओं ने कैसे आक्रमण किया और कैसे रूल किया इन उत्तराखंड में। फिर ब्रिटिश रूल देखेंगे, ब्रिटिश रूल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए उत्तराखंड में, कौन कौन सी मिल एस्टैब्लिश हुई, कौन कौन से मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले, कौन कौन से विद्रोह हुए। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से हमें जानने के लिए मिलती हैं। फिर हम एक मेजर ऑफ द पोर्शन है इसका, टिहरी प्रोविंस का। ठीक है, इसमें कौन कौन से राजा थे, कौन से राजाओं के टाइम पे क्या क्या हमारी जो है ट्रीटी हुई अंग्रेजों के साथ पे, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ पे। फिर हम चलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ उत्तराखंड के बारे में, जानेंगे कि उत्तराखंड में जो फ्रीडम स्ट्रगल थी कौन से चरम सीमा पर पहुंची, कहां से कितना ज़्यादा फायदा हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उत्तराखंड की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। फिर हम ये भी जानेंगे कि उत्तराखंड की क्या इंपॉर्टेंस है इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर जानेंगे हम उत्तराखंड के जो मास मूवमेंट है उसके बारे में। फिर और भी जो बचे कुचे अदर इंपॉर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस तरह की हमारी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद खाली हिस्ट्री पढ़ने से तो आप लोग का काम होगा नहीं, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड को ज्योग्राफिकली हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है उत्तराखंड का, क्लाइमेट कैसा है। ठीक है,
वाटर फ्लो सिस्टम, यानी कि कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे उत्तराखंड में बह रही हैं, फ्लोरा एंड फोना, यानी कि आप सभी को इस चीज़ में तो गाइज मैं पक्का आप लोगों से 100% कह रहा हूँ, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होती नहीं होगी कि फोना किसे कहते हैं, फ्लोरा किसे कहते हैं। क्या जो वेजिटेशन है, जितनी भी पत्तियाँ, प्लांट वगैरह हैं, पेड़ वगैरह, क्या वो फोना में आएंगे या फ्लोरा में आएंगे? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए जिसको नहीं पता है, और जाके अभी चेक कीजिएगा कि एग्जैक्टली फ्लोरा में क्या होता है और फोना में कौन होता है, कौन कौन आते हैं। फिर देखेंगे इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन से डैम्स बनाए हुए हैं, कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उत्तराखंड में, क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किसी भी एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बनी होती है, अगर इसका अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। फिर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ हैं हमारे गंगा रिवर के आसपास, उनको देखेंगे, और भी अदर इंपॉर्टेंट टाउन एंड सिटीज़ हैं उनको, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से बेसिक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पर घूमने में लोगों को स्विट्जरलैंड जैसा मज़ा आता है, और स्विट्जरलैंड से भी काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि एरिया लाइक ओली। गाइस यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है उत्तराखंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि देखिए बहुत सारी एरियाज ऐसी हैं, नैनीताल, मसूरी को पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, अभी बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स हैं जो अभी तक आप लोग जानते भी नहीं होंगे, और जो अभी तक ऑथर भी नहीं जानते किसी इंपॉर्टेंट बुक के, वो हमको पता है गाइज। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब स्ट्रेटेजिक है, अगर उसका हम उजागर कर देंगे तो लोग वहाँ जाने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे। जैसे बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे परिताल एक लेक है, काफ़ी सुंदर सी लेक है, चारों तरफ माउंटेन से घिरी हुई, यानी कि इसलिए हम कहते हैं। हाँ, चोपता, ऐसी बहुत सारी जगह है उत्तराखंड में। एबंडेंट ऑफ प्लेसेस आर देयर इन उत्तराखंड। बस चाहिए तो एक दृष्टि चाहिए और एक अच्छा इकोनॉमिक रिसोर्स चाहिए इनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हमने देख लिए, फिर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी हम देख लेंगे। इसमें पॉपुलेशन देखेंगे कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन क्या है आज की डेट 2025 10 जून के अकॉर्डिंग। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उत्तराखंड के, उनके बारे में जानेंगे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जितने ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी होंगे, यानी कि अगर हमारे पास कोई थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी, कोई हाइड्रो पावर प्लांट मिला है तो उससे हमें वाटर भी मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, और जो किसी भी इंडस्ट्रियल या किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो गाइज, और फिर नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय से सटा हुआ एक राज्य है, हिमालयन स्टेट है, 11th हिमालयन स्टेट इसे माना जाता है। और हिमालय में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग की ज्योग्राफी है तो आप लोग को पता होगा कि जो अर्थक्वेक है हिमालय एरिया में काफ़ी प्रोन रहता है, बिकॉज हिमालयाज आर द यंग फोल्डेड माउंटेन्स। इसलिए जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हिमालय या एशिया या यूरेशियन प्लेट जब आपस में हिलते जुलते रहते हैं, तब जाके अर्थक्वेक्स आते हैं, और उन अर्थक्वेक से वोल्केनो इरप्शन भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, फ्लड है, सुनामीज हैं, साइक्लोन है, जब विंड बहुत तेज स्पीड में ब्लो करने लगती है उसे बोलते हैं साइक्लोन। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हम देखेंगे, सुनेंगे, जानने के लिए हमें मिलेगा, और बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलेगा गाइस। और फिर लास्ट में मैं बता रहा हूँ, जितनी भी सारी चीज़ें इसमें रह गई हैं, यानी कि अदर रिलेटेड एस्पेक्ट जो हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, वो चीज़ हम सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो गाइज, उत्तराखंड में इतना सब कुछ जानने के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब हम पॉलिटी कैसे भूल सकते हैं? पॉलिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उत्तराखंड की पॉलिटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटी में कुछ नहीं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, देखिए 3 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, जब हम बात करेंगे उत्तराखंड के पॉलिटी की, तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जितने भी लॉज वगैरह बनते हैं, जैसे नीचे मैंने आपको बताया, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? कोई भी लॉ बनाना, और उस लॉ को इनेक्ट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव करवाएगी। तो तीनों जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन जुडिशरी हमारे देश में इंटरडिपेंडेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि जुडिशरी को बहुत सारी वास्ट पावर्स दी हैं। इसलिए जो है हम एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में भी जानेंगे, यानी कि जो तब मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है किसी विधानसभा का। ठीक है, और बहुत कुछ जानने के लिए मिलेंगे गाइस इस चैनल में, आपको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बने रहिए चैनल पे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो जब हम देखेंगे उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो सबको आपको पता होना चाहिए, अगर इंडिया लेवल की हम बात करें तो इंडियन लेवल में सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट। वैसे किसी स्टेट का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है गवर्नर। गवर्नर के नीचे आते हैं सीएम, सीएम के नीचे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड करते हैं स्टेट सेक्रेटरीट यानी कि राज्य सचिवालय को, जो कि उत्तराखंड का सचिवालय कहाँ है, देहरादून में है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, उनको ही सेक्रेटरी बनाया जाता है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सेक्रेटरी होता है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उसका हेल्थ सेक्रेटरी होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसका एजुकेशन सेक्रेटरी होगा, शिक्षा सचिव। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका एग्रीकल्चर सचिव होगा, एग्रीकल्चर सेक्रेटरीट। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और एक इन सब का जो बॉस होता है स्टेट सेक्रेटरीट, इन सब का जो एक बॉस होता है, एक ही होता है एक स्टेट में, वो होता है चीफ सेक्रेटरीट। अब आप लोग का होमवर्क ये है, आप लोग मुझे भी बताएंगे कि उत्तराखंड का जो है चीफ सेक्रेटरीट कौन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आई होप ये 10 मिनट की वीडियो थी, इसमें आपको काफ़ी जानने के लिए मिला होगा कि हमें उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आई थिंक कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक मोमेंट तो लाइफ में ऐसा आता ही आता है हर किसी की कि जहाँ पे उनको लगता है कि अब हमें सच में आगे बढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री को वी विल बी डिवाइडिंग इन 3 टाइप्स, इन 3 पीरियड्स, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानते हैं, किस पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। सो जो 3000 बीसी से पहले का पीरियड होता है, पहले का इन द सेंस यहाँ पे 3000 बीसी है, 3001, 3002 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में इससे पहले का टाइम पीरियड हो गया। अभी जैसे ही घटेगा तो हम कहेंगे नियरेस्ट, यानी कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जो है टाइम पीरियड आता रहेगा। फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ये टाइमलाइन होती है। आई होप आप सभी को पता होगी ये टाइमलाइन। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को प्री लिटरेसी पीरियड भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे कोई लिटरेरी सोर्स हमें अवेलेबल थे नहीं तब। जैसे आज हमें पुरानास मिल जाते हैं, वेद मिल जाते हैं, उपनिषद मिल जाते हैं, जो कि रिटन टेक्स्ट होते हैं। तो गाइस, आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है इस पीरियड के बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर टेबल में बैठा हूँ, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे सामने का स्ट्रक्चर है, वहाँ सामने टेबल रखी हुई है, बुक रखी है। अब हो सकता है जो सामने आपको वहाँ पे प्लग दिख रहा है या प्रिंटर जो रखा हुआ दिख रहा है, इसके पीछे अगर दीवार है, इस दीवार की मैं खुदाई कर दूँ, इसे तोड़ फोड़ दूँ, और या फिर ये ज़मीन को मैं तोड़ फोड़ दूँ नीचे, और खोदते खोदते मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे बहुत सारी चीज़ें रिवील हों, तो इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसे आप लोगों ने सभी ने सुना होगा हड़प्पा मोहनजोदारो, तो उसकी जब हम खुदाई वगैरह करते हैं तो एक्सक्वेशन से जो भी मटेरियल हमें मिलते हैं, सपोज मान लीजिए कोई कॉपर की कोई स्टैच्यू मिल गई हमें, या कोई जो है गोल्ड स्टैच्यू मिल गई, जिससे ये पता चलता है कि पुराने टाइम में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, कॉपर ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था। और उन्हीं कॉपर और गोल्डन प्लेट्स में कुछ डिस्क्रिप्शन हमें देखने के लिए मिलती हैं, उसी को बोलते हैं गाइज क्या? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो अभी चलते चलते आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किस में हमें देखने के लिए मिलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड पे। फिर हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है 3000 बीसी से लेके 600 बीसी के टाइम पीरियड का जो टाइम है वो आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसी को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा जुबान स्लिप हो गई थी। प्री हिस्टोरिक पीरियड तो आपने देख लिया कि 3000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था वो थे प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी में आई डोंट नो एक्चुअली क्या बोलते हैं इसे, आद ऐतिहासिक काल या कुछ भी बोलते होंगे, जो भी आप लोग चेक करके बता दीजिएगा कमेंट पे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग इतना आप लोग जान लीजिए कि 3000 बीसी से लेके 600 बीसी का टाइम पीरियड है, इसके बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसी टाइम पीरियड में जो ग्रेट जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, यही इसी टाइम पे ये पीरियड होते हैं, इसी टाइम पे ये बॉर्न होते हैं। और इस पीरियड की जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से भी मिल जाएंगी और मैथोलॉजिकल बुक्स से भी मिल जाएंगी। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सोर्सेज हैं, जो हमारी डिपेंडेंसी है इस पीरियड को जानने के बारे में, ये बढ़ जाती है, क्योंकि मैथोलॉजिकल सोर्सेज भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, वो भी रिटर्न में, क्योंकि यहाँ पे वेद पुराणास वगैरह हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए इसको वैदिक पीरियड भी बोला जाता है।
एक ना गाइस एक लिखने का स्टाइल होता है, जैसे आज हम राइटिंग पे लिखते हैं ये ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा, इसी को मैंने बोल दिया ये हम मेरी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट है। अगर मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया तो मैंने बोल दिया ये मेरी रोमन स्क्रिप्ट है। जब हम कंप्यूटर वगैरह खोलते हैं उसमें जब हम स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, MS वर्ड वगैरह पे जाते हैं तो राइटिंग जो स्क्रिप्ट होती है वो सिलेक्ट करते हैं, इटैलिक में लिखना चाहते हैं, बोल्ड में लिखना चाहते हैं, रोमन न्यू स्टाइल, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर आपको सेल स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलेगा, यूज ऑफ सेल स्क्रिप्ट एक लिखने का तरीका है। सेल टाइप का जो सेव होता है इसमें, उसमें लिखा जाता है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिक पीरियड पर। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ये समय जो है याद रख लीजिएगा 3000 से 600 BC तक। और प्री हिस्टोरिक का क्या था, 3000 BC से पहले का जितना भी टाइम पीरियड था वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है। फिर बात करते हैं गाइस हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। 600 BC के बाद वाला जितना भी पीरियड है आज तक का, इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। और इस पीरियड में लिखी गई जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उसको इजीली हम समझ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोई भी चीज़ है, हो सकता है हमें समझ में ना आए कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, तो इसलिए उसको मैनिपुलेट नहीं ईजिली कोई कर सकता। मैनिपुलेट मतलब कि कुछ चीज़ लिखा हुआ है उसको अब पढ़ के जो है उसको दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो वैसी वाली जो पीरियड्स, वैसी वाली जो स्क्रिप्ट्स होती है काफ़ी हार्ड होती है डिपिक्ट करने में। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं आपको, जो आप लोगों के जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हम आर्यन कल्चर के लोग हैं, आर्याज थे, हमारे जो हैं दादा लोग आर्या हुआ करते थे। कहते हैं आर्याज कौन हुआ करते थे, इनका क्या कल्चर था, ये चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। कि उत्तराखंड जो है स्पिरिचुअली आर्यन लोगों का एक सेंट्रिक सेंटर है, ठीक है। सेंट्रलिक कल्चर हम बोल सकते हैं, आर्यन कल्चर है ऐसे बोल सकते हैं उत्तराखंड को। और अलकापुरी, देखिए जो आप नाम देख रहे हैं ना ये सब उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो एग्जाम में आपके आ सकता है कि कौन उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र अलकापुरी नाम से जाना जाता है, तो आपको सब ये पता लगना चाहिए और आपको पता होना भी चाहिए। तो देखिए यहीं पर अगली लाइन पे मैंने लिखा हुआ है कि अलकापुरी विच इज कंसिडर्ड एज लैंड ऑफ कुबेर। कुबेर मतलब जिसके पास बहुत सारा खजाना होता है, यानी कि धन वगैरह मनी होता है। तो उत्तराखंड को क्या बोला गया है, लैंड ऑफ कुबेर, पैसे का खजाना, पैसे का क्षेत्र बोला गया है, ठीक है। और ये बद्रीनाथ, जब भी आप जाते हैं बद्रीनाथ टेम्पल में तो उस चीज़ के लिए कोरिलेट किया गया है। अलकापुरी कहाँ कौन से एरिया को बोला गया है, इस बद्रीनाथ और उसके आसपास के एरिया को अलकापुरी बोला गया है। और ये कहाँ पर है, बेसिकली उत्तराखंड में ही है। अब आप लोग को पता होना चाहिए, आज आप लोग जो है बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रहते हैं और जाते हैं, देखने के लिए मिलता है आपको, आपके जो घर ही हैं होटल की तरह होते हैं बहुत सारे लोगों के। लेकिन जो पुराने टाइम पे जो जितने भी वेद और पुराना हम लोग पढ़ते हैं, या अब जिनकी चर्चा होती है कि वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, तो इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी ना, ये ऋषि मुनि लिखते थे इनको, जैसे महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, और भी अगस्त मुनि, ऐसे जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार होनहार हुआ करते थे, जिनकी बौद्धिक नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी, अपने आप में एक पूरे इंटेलेक्ट पर्सन हुआ करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, क्योंकि पहले की तरह इतना डेवलपमेंट तो था नहीं लोगों के पास कि वो 4-4 मंजिले मकान में रहें, सब चीज़ उनके पास ईजिली अवेलेबल हो। इसलिए जितने भी वेद और पुराना है, ये माना जाता है कि इनका क्रिएट कहाँ हुआ है, इनका क्रिएशन बद्रीनाथ के आसपास जितनी भी केव्स हैं, गुफाएं हैं। केव्स क्या होती हैं गाइस, कुछ नहीं, एक नेचुरल पत्थर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ऊपर से पत्थर से ढका रहता है और उसके अंदर लोग जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, आंधी तूफान से प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि आज हम नॉर्मल घर बनाते हैं अपनी शेल्टर के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही पुराने टाइम पे केव्स हुआ करते थे। ऐसी बहुत सारी गुफाएं हुआ करती थी, जैसे आपने सुना होगा भीमबेटका केव, लाखा मंडल गुफा, ये सारी चीज़ें आपको देखने, लाखा मंडल गुफा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोबारा से कर दीजिएगा, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ केव्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे गणेश केव, नारद केव। तो यहाँ पर बैठ के ऋषि मुनि जो है अपना दिमाग इंटेलेक्चुअल यूज करके इन वेदास और पुराणास को लिखते थे। अदर एग्जाम्पल ऑफ केव्स आर जैसे व्यास केव, स्कंद केव, मुच्युकुंद केव, ठीक है। ये तो केव्स हैं जहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे, अपना उनका घर हुआ करता था, और यहीं पे बैठ के वो जो है अपनी कलम से लिखते थे। कोई भी स्क्रिप्ट लिख दी उनने, वही होती थी वेदास पुराणास, उनके अकॉर्डिंग जो कुछ भी सही हुआ करता था वो उस बुक्स में लिखते थे, जिसे हम बोलते हैं वेद। वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, किसी ने ना समझी ना किसी ने जानी। तो गाइज ये है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि दक्ष प्रजापति जो है उनको माना जाता है कि वो लॉर्ड ब्रह्मा के सन हुआ करते थे, ठीक है।
और जो दक्ष प्रजापति हैं पहले आर्यन किंग हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है एज पर दिस स्कंद एंड पुराणास। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में एक बहुत फेमस जगह है जोशीमठ की। जोशीमठ का जो पुराना नाम है वो है योशी, क्या है, YOSHI। सभी को पता है कि वैदिक एरा के बाद लेटर वैदिक एरा आएगा और आया भी। लेटर वैदिक पीरियड में हमें दो डायनेस्टी देखने के लिए मिले, एक थी सूर्य डायनेस्टी सूर्यवंश और दूसरी थी चंद्र डायनेस्टी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चंद्रवंश। सूर्य डायनेस्टी यानी कि सूर्यवंश का जो पहला राजा माना गया उस इक्ष्वाकु नाम का एक लड़का हुआ करता था जिसको सूर्य डायनेस्टी का पहला राजा माना जाता है। वैसे ही ये जो है पुरुगवा करके एक लड़का था जिसको चंद्र डायनेस्टी का पहला राजा माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ सूर्य डायनेस्टी, आपको पता होना चाहिए इक्ष्वाकु। अगर आपने पढ़ा है कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चंद्र डायनेस्टी, ये लिखा हुआ है कि पुरुगव जो है चंद्र डायनेस्टी के पहले राजा हुआ करते थे। आप इजीली से मार्क्स कलेक्ट करके ले जाएंगे, मेरा यकीन मानिए जिंदगी भर जो है आप नहीं पछताएंगे और आप चारों दिशाओं में चारों तब मेरा ही गुण गाएंगे। फिर हम बात करते हैं युग के बारे में। देखिए युग क्या है कि डिवाइस है टाइम पीरियड को जो दर्शाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कल युग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो इसी चीज से रिलेटेड है युग। तो आइए जानते हैं युग क्या होते हैं। तो ये गाइस एक बेसिकली टाइमलाइन है जो कि हिस्टोरिकल पीरियड को 4 बेसिक टर्म्स में डिवाइड करती है, जिसे हम सतयुग बोलते हैं, त्रेता युग बोलते हैं, द्वापर युग बोलते हैं और कलयुग बोलते हैं। आइए जानते हैं क्या सतयुग में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या त्रेता युग में क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या होता है त्रेता युग, क्या होता है द्वापर युग और क्या होता है कलयुग। अभी आप कौन से युग में जी रहे हैं वो भी आप लोग को अभी पता चल जाएगा, जिनको नहीं पता। तो सतयुग जो है गाइस, सतयुग में जो बेसिकली हम इन 4 चीज़ों को जो है डिफरेंशिएट करेंगे कि किसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सतयुग है, त्रेता युग है या द्वापर युग है या कलयुग है। तो पहले जो है आज की डेट में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जिंदगी जीने के लिए, वो है मनी यानी कि पैसा। तो उस समय सतयुग में जो करेंसी हुआ करती थी, जो मुद्रा हुआ करती थी, वो हुआ करती थी जैवल्स, यानी कि जितने रत्न वगैरह हैं, नील रत्न या जितने भी जैवल्स होते हैं, मोती यानी कि पर्ल्स, पुखराज, नीलम, हीरा, पन्ना, यानी कि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, डायमंड वगैरह, तो ये सब चीजें ज्यादा एबेंडेंट मात्रा में हुआ करते थे। इसलिए हमारा उत्तराखंड और बाकी का एरिया भी जो है काफी ज्यादा रिच हुआ करता था, इसलिए हम बोलते हैं सोने की चिड़िया। फिर धीरे धीरे लोग आते रहे, बढ़ता रहा, युग चेंज हुआ, सतयुग से आया हमारे पास त्रेता युग, भीड़ भाड़ और ज्यादा होने लगी। तो इन सब डायमंड का जो है जो जितना भी इनका जो एरिया था डायमंड का वो कम होने लगा, लोगों के हाथ आने लगे डायमंड वगैरह, और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी तो ज़्यादा लोगों के पास जाने लगे। तो इसलिए यहाँ पर जो करेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी आपको गोल्ड करेंसी। और यहाँ पर इनकारनेशन देख लेते हैं कौन कौन से भगवान को लोग मानते थे। लोग भगवान राम को मानते थे और परशुराम को मानते थे त्रेता युग में। वैसे ही सतयुग में मैं आपको बताना भूल गया, अगर बताना भूल गया तो अभी आप जान लीजिए कौन कौन से इनकारनेशन को मानते थे सतयुग वाले लोग। एक मत्स्य को मानते थे, मछलियों को, ठीक है, ब्रह्मा को मानते थे, नरसिंह मानते थे और कुर्मा। नरसिम्हा यानी कि विष्णु भगवान, ठीक है, ब्रह्मा तो आप सभी जानते हैं, मत्स्य भी आप जानते हैं। गाइस ये भगवान एक ही हुआ करते थे, विष्णु भगवान कभी मछलियों का रूप ले लेते इसलिए बोलते थे मत्स्य। कभी नरसिंह, ये जो नरसिंह है, नरसिंह यानी कि शेर होता है गाइस, हाफ लायन और हाफ इंसान, तो कभी नरसिंह का अवतार ले लेते थे। और गाइज यहाँ पर ये लोग ये भी मानते थे कि कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यू हैव टू वर्क विदाउट वर्क, इफ यू आर सिटिंग आइडल देन यू आर इनफैक्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ अदर्स टू। तो ये सब चीजें हैं गाइज सतयुग के बारे में। त्रेता युग में मैंने बता दिया करेंसी कैसा हुआ करती थी, गोल्डन करेंसी। इनकारनेशन की अगर बात करें, लॉर्ड राम और लॉर्ड परशुराम को ज्यादा मानते थे। लॉर्ड राम को इसलिए मानते थे कि लॉर्ड राम के जैसा सीधा होना चाहिए इंसान को, और परशुराम को इसलिए मानते थे कि ज्यादा सीधेपन से भी अच्छा नहीं चलता, जो जैसा टेढ़ा होता है उसके संग टेढ़ा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए लोग परशुराम को भी मानते थे। फिर धीरे धीरे आया द्वापर युग आया तो करेंसी हो गई चेंज। अब गोल्ड करेंसी ना होके, क्योंकि मैंने बता दिया आपको जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा करेंसी में जो है खतरा। अब गोल्ड अच्छी खासा अमाउंट में हुआ करता था त्रेता युग में। अब ये द्वापर युग में आ गए तो हर किसी के पास सोने की जो है अवेलेबिलिटी होगी, तो अब सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नहीं क्योंकि बहुत लोगों के पास है। इसलिए अब नए धातु की खोज हुई जिसे बोलते हैं सिल्वर, यानी कि चांदी। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम, इन 2 भगवानों को मानते थे द्वापर युग वाले। वहीं पे बात करते कलयुग की।
कलयुग की जो करेंसी है वो हो जाएगी आयरन, यानी कि आज का प्रेजेंट डे वी आर लिविंग इन कलयुग, यानी कि यहाँ पर जो है लोहा ही करेंसी है। जिसके पास जितना ज़्यादा लोहा वो उतना ज़्यादा समृद्ध। और मैं आपको बता दूं, जिनकी राशि के गुरु शनि होते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयरन। उनको आयरन में जो है बिजनेस करना चाहिए, यानी कि सरिया वगैरह बेचना चाहिए, या आयरन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो बेचने चाहिए। तो इनका जो गाइज भगवान हुआ करते थे काल की अवतार नाम से भगवान हुआ करते थे। तो गाइज ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात की। अब सीधा चलते हैं हम उत्तराखंड के हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो आप सभी अभी तक समझ गए होंगे, जैसे कोई कॉपर प्लेट है, या कोई मेरे पास पत्थर है, या ये मेरे पास कोई पेन है, और ऐसी मेरे पास बहुत सारी पेन है। इस पेन में कुछ लिखा हुआ है, इस पेन में देखिए कुछ लिखा हुआ है कहीं पे, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। इस पेन में कुछ लिखा है कहीं पे, इस पेन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फंट्रॉन जेल, यानी कि फंट्रॉन नाम की कोई कंपनी है जो कि पेन में डील करती है और भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बनाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसी कभी पेन हुआ करती थी। लोग जो है लिखते पढ़ते रहे होंगे, यानी कि स्टडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचलन में थी, और कोचिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगी, लोगों की बिक्री भी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। ये होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिससे हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चलता है। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको ये देख सकता हूँ, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक की सीसी है, ट्रिप कूल ऑरेंज। ये क्या है गाइस, ये इसके बारे में अगर तुम पढ़ोगे, इसमें लिखा है कंटेन्स आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड फॉर कैलोरी कंसियस, यानी कि ये एक ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक। तो इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें क्या पता चलता है कि आज कलयुग के लोग जो है ऐसे पीने खाने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अच्छी खासी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं, लिखने का यूज़ करते हैं, यानी कि पेन उनके पास है, तो पढ़े लिखे भी हैं, लिटरेट पीपल भी हैं, और रेशनलिस्ट यानी कि तार्किक बातें करते हैं, अंधविश्वास पे नहीं जीते हैं। और जितने भी पुराने युग हैं उसमें अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था। लोग बोलते थे बकरी काट दो भगवान खुश हो जाएंगे, तो लोगों ने बकरी काट दी। ये सबसे ज़्यादा अंधकार युग हुआ करता था पुराने टाइम का। लोग बोलते थे नेता लोग भगवान है, इनके पैर छुओ, तो लोग पैर छूने लग जाते थे, डर जाते थे, अपने राइट्स नहीं पहचानते थे। लोग बोलते थे कि जो है ये भगवान, ये राजा है, इसके साथ फिरो। ऐसा कुछ नहीं गाइज। आज की डेट में हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है, जहाँ पे पीपल सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन आवर हैंड्स। तो गाइज आई होप कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो आपको पता होगा। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। लिटरेरी सोर्स मतलब कुछ धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे वेद हो गए, पुराना हो गए। और मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो उनकी जो धर्म ग्रंथ है उसे क्या बोलते हैं, कुरान। क्रिश्चियनों का जो धर्म ग्रंथ है उसे बोलते हैं बाइबल। हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है उसे बोलते हैं रामायण या महाभारत। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए गाइज रिलीजियस सोर्सेज। और दूसरे होते हैं इरिलीजियस सोर्सेज। इरिलीजियस सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो भगवान को ज़्यादा नहीं मानते, वो बोलते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान हमारे चारों तरफ है। इस पेन में भगवान है, इस डॉगी में भगवान है, बिल्ली में भगवान है, पक्षी में भगवान है, चारपाई में भगवान है, टेबल में भगवान है। यानी कि ये लोग अथीस्ट हुआ करते थे। ये ऐसे षड्यंत्र और यानी कि ये जो कहा कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते थे। दे बिलीव इन कर्म, यानी कि कर्म करोगे तो कर्म करना ही अपने आप में भगवान है। तो ये हो गए रिलीजियस सोर्सेज। फिर आते हैं सोशल लिटरेरी सोर्सेज, और फिर नॉन इंडियन सोर्सेज। हर एक सोर्सेज के बारे में पता करेंगे, जानेंगे, और जाते जाते आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इतना सब कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन है, उसमें क्या क्या आएंगे, और बाकी बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगली पार्ट पे जो है कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई है या नहीं है। अगर आपको नॉलेज मिली है या नहीं मिली है, आप लोग मुझे बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।